देखिए कितनी ज्यादा अजीब बात है, कैसे टाइम में जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन पीक पे है, ईरान की तरफ से धमकी आ रही है कि ये बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे। अचानक से न्यूज आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और मैं आपको ये बता दूं, पॉसिबिलिटी है, अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं है कि ये मर गए हैं, ये जिंदा हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि ईरान में एक बड़ा रिजीम चेंज कर दिया गया है। यहां पे आप देख पाओगे हेलीकॉप्टर इन कॉन्वॉय कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। नाउ अगेन, हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर की बात नहीं कर रहे, जो सुप्रीम लीडर है वो सेफ है, मगर ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। और ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि देखिए हार्ड लैंडिंग हुई है और हमें पता नहीं है अभी कि ईरान के प्रेसिडेंट कहाँ पे है, कोई भी अभी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। नाउ हमें एज इंडियंस पता है कि जब हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की बात की जाती है तो खराब न्यूज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस टाइम भी हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये काफी एक्सटेंसिवली यूज किए गए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इनका एक हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय जा रहा था, 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है। ना अभी हमें यह पता नहीं है कि क्या ये मेन हेलीकॉप्टर था या नहीं। ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब कि जो इनके गृह मंत्री है, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि देखिए सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स अभी तक लोकेशन पे आई नहीं है जहां पर क्रैश हुआ है। वेदर कंडीशंस वहां पर बहुत ज़रा खराब है, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ढूंढ पाना कि कहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हार्ड लैंडिंग कहां पर हुई है हेलीकॉप्टर की, ये ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल रहने वाला। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है वो, वहां पे काफी डेंस फॉग रहती है। तो देखिए इस हेलीकॉप्टर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। और ईरान के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए हो सकती है क्योंकि ना सिर्फ इनके प्रेसिडेंट, पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं यहां पर यह भी कह दूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों बच भी गए हो, मगर जो न्यूज सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट खो दिया है, पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लान, जो रिसेंटली इंडिया में भी आए थे, जयशंकर साहब से मिले थे, ये भी उस हेलीकॉप्टर में थे जिसकी कोट एंड कोट हार्ड लैंडिंग हुई है ईरान में। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेस कर सकते हैं कि कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा इलाका जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है कि जल्दी से रेस्क्यू टीम पहुंच पाए, वहां पे एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों बैठे थे और बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कितनी अजीब बात है। और ये सब हुआ कहां पे? देखो जो लोकेशन है ना, वो देखकर काफी बार क्वेश्चन यहाँ पे उठते ही है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कर क्या रही थी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे एजरबाईजान और ईरान की बॉर्डर के पास में ना एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एरिया है दिजमार के नाम से। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसे दिजमार फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों गए थे एक डैम की इनॉग्रेशन करने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है ईरान और एजरबाईजान दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है एक डैम को जिसका नाम है किज कलासी डैम। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ईरान और एजरबाईजान के रिलेशंस वैसे अच्छे नहीं हैं। काफी बार दोनों कंट्रीज एक दूसरे को धमकियां देती रहती हैं और इजराइल के हमेशा इंटरेस्ट में रहता है कि एजरबाईजान हमेशा अपना एंटी ईरान स्टांस एक्टिव रहे। एक्चुअली इजराइल ने काफी बार एजरबाईजान को वेपन्स भी सप्लाई किए हैं ताकि ईरान के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ प्रॉक्सीज बिल्ड करते रहे। अब अजीब बात देखिए, एक ऐसे टाइम में जब एजरबाईजान और ईरान अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम को कर रहे थे इनॉग्रेट, जिसका फायदा ऑब्वियसली एजरबाईजान की पॉपुलेशन को भी होगा, ईरान की पॉपुलेशन को भी होगा। इस डैम को इनॉग्रेट करने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट और एजरबाईजान के प्रेसिडेंट दोनों यहां पर मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग होती है, ईरान के प्रेसिडेंट वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज सामने आ जाती है। ना मैं अगेन यहां पर कहूंगा, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी कंफर्म्ड हुआ नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई है या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली एक बार को क्वेश्चन रेस किया जाएगा कि क्या ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री को मारने की कोशिश की गई थी, क्या यह सब वेल प्लान्ड था। और ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पर बात बोली है ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है। इसलिए दुनिया भर में आज के समय 2 हैशटैग ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, एक ईरान, दूसरा मोसाद। क्या ये मोसाद ने किया है? अगेन इसके बारे में हमें ना कुछ समय बाद ही एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जहां पे हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वो एरिया इतना ज्यादा कवर्ड है फॉग से कि रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच नहीं पा रही। यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो सामने आई है, ये रेस्क्यू टीम की है।
आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी ज्यादा कम विजिबिलिटी के साथ ढूंढ पाना कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अगेन यहाँ पे मुझे यही बोलना पड़ेगा, जो हेलीकॉप्टर है उससे भी कोई मैसेजेस कुछ रिपोर्ट्स आ नहीं रही, वो भी बिल्कुल साइलेंट है। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। उम्मीद यहाँ पर हम यही करेंगे ऑब्वियसली कि कुछ फेटलिटीज ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो। बट अगर ये रिपोर्ट आ जाती है, ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट, अपना विदेश मंत्री भी खो दिया है, ऑब्वियसली इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हमें एक ज़्यादा अग्रेसिव ईरान दिख सकता है अगेंस्ट इजराइल। वहाँ पे ऑब्वियसली ईरान में इस बात को लेकर काफ़ी शक उठेगा कि क्या मोसाद ने ये सब प्लान करके किया है, क्योंकि अगेन जिस सीक्वेंस में चीज़ें हुई है ना, तो शक तो बिल्कुल सामने आता है यहाँ पे। तो आने वाले समय में अगर कुछ कंफर्मेशन सामने आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट बच गए या फिर जेन्युइनली ही इज डेड नाउ, इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस ने पहले कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी इतना ज़रा ग्रो नहीं कर पाएगी, मगर रिसेंटली इन्होंने डेटा देकर कहा है कि नहीं, 2024 में भारत की इकोनॉमी रोर करने वाली है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेंगे। तो आपको बताना है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर बाय यूनाइटेड नेशंस। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 6.9%, 6.5%, 6% या 5%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 20 मई से पहले आप अगर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स का। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पर यहां पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा यह पेज। और यहां पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी आईक्यू यूपीएससी बैच 8। ये बैच 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट यहां पर बंद हो जाएगी। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा मई 25 2025 में होंगे, तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। वैलिडिटी होगी इसकी 30 महीने की। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भेजी जाएंगी आपके घर में। और ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 रुपए से भी कम पर मंथ पे करके आप घर बैठ के प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज लाइव क्लासेस। तो जो ये P2I बैच है, याद रखिएगा ये डेट 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले आप इसको परचेज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने यूपीएससी एग्जाम की एक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। These are the images rocking the Middle East this morning. The charred remains of a helicopter, its tail partially intact. News that rescuers who took hours to reach the remote site found only wreckage and the bodies of the dead. Iran's hardline president and its foreign minister brought down by bad weather, an official said. The thick fog and mountainous terrain evident from the pictures of the urgent rescue effort. In the US, the Senate Majority Leader racing to signal an assessment that this was not part of a plot against Iran's leaders. I've just spoken to the intelligence authorities. At this point, there is no evidence of foul play. It looks like an accident. It's unfortunate news, this Iranian says in Tehran. It's a loss. We were at a loss anyway. This morning, countries close to Iran sending sympathy, including China, Russia, and others in the Middle East. Europe's message of condolence shorter. Amid prayers in Iran, Western capitals are watching warily. Ibrahim Raisi ran a government that launched missiles and drones at Israel just last month, and in 2022 brutally crushed protests over the death of a young woman, Mahsa Amini. This morning, leaders of Hamas adding their public prayers. Raisi was talked about as a successor to Iran's 85-year-old supreme leader. Overnight, Ayatollah Khamenei declaring there will be no disruption in the country's affairs. An interim president chosen, but who replaces Raisi long term?
The future of Iran, now another uncertainty amid the instability of the Middle East. And Savannah, a new election in Iran must be held within 50 days. How Iran and Iranians react to this news, still an open question this morning, but one former Iranian foreign minister describing US sanctions against Iranian aviation as one of the main culprits. Savannah? All right, Keir, thank you. I want to turn now to NBC's chief foreign correspondent, Richard Engel. Richard, I mean, let's start right there where Keir left us. How is this being received within Iran? Iranians are celebrating in private. Many Iranians hated Raisi. They hate the regime, but it is a regime that is effective at maintaining control and maintaining dominance. As Keir just mentioned, there had been street demonstrations with many women on the streets taking off their veil, insulting the regime, insulting the clerical rule. But the regime had crushed those demonstrations, crushed those protests, and I think it would be very hard for demonstrators to go out now and take to the streets, especially when the regime's guards are up and they are most aware and cautious about any kind of civil disturbance. Well, as you well know, Raisi was president, but the real power in Iran lies with the Ayatollah. And Raisi was actually seen as a likely successor to the Ayatollah, who is getting on in years. So that sets up a potential succession crisis within Iran. How do you see that playing out? 100%. I think they will be able to find a new president fairly quickly. But in Iran, the president just carries out the orders of the supreme leader. And what's significant about Raisi is that he was 63 years old. The supreme leader who runs the country, the Ayatollah, is 85 and not well. Raisi was widely seen as the person who was going to take over for him in a year or two. So he could potentially have been in power for the next 2 decades or so. Now, a real leadership crisis. Who will it be? It's possible that someone could emerge from the Revolutionary Guard, someone from the intelligence services, but not necessarily someone who's going to emerge from this electoral process that's going to take place over the next 50 days. And policy, by the way, is not likely to change. It is very unlikely that we're going to see some sort of moderate, some sort of anti-revolutionary person come up. I think you're going to get another hardliner, maybe from the Rev Guard or the intelligence services, step in, and we're going to see an internal fight. But now you have a succession crisis because he was the one who was going to lead this country for the next 20 years from the top. All right. Richard Engel, thank you very much. Hey, thanks for watching. Don't miss the Today Show every weekday at 11 a.m. Eastern, 8 Pacific on our streaming channel, Today All Day. To watch, head to today.com/allday or click the link right here.